मस्तिष्क ही आपकी सबसे कीमती पूंजी है, क्योंकि यह हमेशा आपके नाथ है। लेकिन इसको चमत्कारिक शक्तियां आपको तभी मिल पाएंगी जब आप इसका उपयोग करना जानते हो। आप देख चुके हैं कि आपके मस्तिष्क दो स्तर है, चेतन या तार्किक स्तर और अवचेतन या अतार्किक स्तर। आप अपने चेतन मन से विचार करते हैं, यही आदतन विचार आपके अवचेतन मन में चले जाते हैं। यही आपके विचारों को प्रकृति के अनुरूप परिस्थितियां बनाने का काम करते हैं। आपका अवचेतन मन आपको भावनाओं का रचनात्मक स्थान है। अच्छा सोचने पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और बुरा सोचने पर बुरे परिणाम मिलेंगे। आपका मस्तिष्क इसी प्रकार काम करता है। आप हमेशा यह याद रखें, एक बार जब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह तुरंत इस पर काम करने लगता है। समझने वाली बात यह कि अवचेतन मन का नियम अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के विचारों पर एक समान काम करता है। यदि इस नियम का नकारात्मक रूप से प्रयोग किया जाएगा तो असफलता, कुंडा और दुहक उत्पन्न करता है। यदि इसका प्रयोग सकारात्मक रूप से किया जाएगा तो यह सद्भावनापूर्ण और सृजनात्मक भी होता है। इस प्रकार की सोच से आदर्श सेहत, सफलता और समृद्धि मिलती है। सही तरीके से सोचने से आपको मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर मिलते हैं। आप मानसिक रूप से जिसे भी सच मानेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और उसे साकार कर देगा। बस एक बार आपका अवचेतन मन इन विचारों को स्वीकार कर ले, फिर आपका अवचेतन मन का नियम आपको मनचाही सेहत, शांति और समृद्धि उत्पन्न करना शुरू कर देगा। आपके आदेश देते ही आपका अवचेतन मन पर छोड़ी गई वैचारिक छाप को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करना शुरू कर देता है। मस्तिष्क का नियम अवचेतन मन की प्रतिक्रिया चेतन मन में रखे गए विचार की प्रकृति से तय होती है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब एक बार विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में उनकी छाप बन जाती है। अवचेतन मन एक बार किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह उसे साकार करने में लग जाता है। विचारों के साहचर्य के अनुसार काम करके यह अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए ज्ञान के प्रत्येक उस हिस्से का प्रयोग करता है जो आपने जिंदगी भर इकट्ठा किया है। यह आपके अंदर की असीमित शक्ति, ऊर्जा और बुद्धि का प्रयोग करता है। परिणाम पाने के लिए यह प्रकृति के सभी नियमों का प्रयोग करता है। कई बार यह आपकी मुश्किलों का समाधान तत्काल खोज लेता है, जबकि कई बार बहुत ज्यादा समय लगा सकता है। इसके तरीके अबूझ हैं। चेतन और अवचेतन के क्षेत्र। चेतन और अवचेतन दो मस्तिष्क नहीं हैं, बल्कि एक ही मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियों के दो क्षेत्र हैं। आपका चेतन मन तार्किक मस्तिष्क है। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो विकल्प चुनता है। उदाहरण के लिए, आप अपनी पुस्तकें, अपना घर, अपना जीवन साथी चुनते हैं। आप अपने सारे निर्णय चेतन मन से करते हैं। दूसरी तरफ, आपके सचेतन चुनाव के बिना ही आपका हृदय अपने आप काम करता है और पाचन, रक्त संचार तथा सांस लेने की अनिवार्य प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। ये सारे काम आपका अवचेतन मन करत है। इन प्रक्रियाओं के लिए आपके चेतन नियंत्रण की जरूरत नहीं होती है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं या आप जिसमें भी प्रबल विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। यह आपके चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता है या बहस नहीं करता है। आपका अवचेतन मन उस मिट्टी के समान है जो किसी भी तरह के बीज को स्वीकार कर लेती है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। आपके विचार सक्रिय हैं, वे बीज हैं। नकारात्मक या विध्वंसात्मक विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक रूप से काम करते हैं। देर सबेर वे प्रकट हो जाएंगे और अपने अनुरूप किसी नकारात्मक घटना को उत्पन्न कर देंगे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आपका अवचेतन मन कभी भी यह साबित करने की कोई कोशिश नहीं करता है कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सही हैं या गलत। यह तो सिर्फ आपके विचारों या सुझावों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जैसे यदि आप किसी झूठी चीज को भी चेतन रूप से सच मान लें, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और उसके अनुरूप परिणाम देने लगेगा, क्योंकि आपने चेतन रूप से इसे सच मान लिया था। मनोवैज्ञानिक प्रयोग। मनोवैज्ञानिकों ने बहुत से लोगों पर प्रयोग किए हैं। उनके शोध से पता चलता है कि अवचेतन मन कोई चयन या तुलना नहीं करता है जो तार्किक प्रक्रिया के लिए जरूरी है। आपका अवचेतन मन किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेगा, भले ही वह सरासर झूठा हो। सुझाव मानने के बाद यह उसकी प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। आपका अवचेतन मन कितना सुझावशील है, ये समझने के लिए एक उदाहरण देखें।
यदि कोई सम्मोहन विशेषज्ञ किसी को यह सुझाव दे कि वह नेपोलियन बोनापार्ट है या कुत्ता या बिल्ली है, तो वह व्यक्ति पूरी गंभीरता से उस भूमिका को निभाने लगेगा। कुछ समय के लिए उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। वह व्यक्ति खुद को वही मान लेगा जिसका सुझाव सम्मोहन विशेषज्ञ ने दिया है। एक निपुण सम्मोहन विशेषज्ञ अपने किसी छात्र को यह सुझाव दे सकता है कि वह अपनी पीठ खुजाए। दूसरे को यह सुझाव दे सकता है कि उसकी नाक से खून बह रहा है। तीसरे को यह सुझाव दे सकता है कि वह संगमरमर की मूर्ति है तथा चौथे को यह सुझाव दे सकता है कि तापमान 0 से कम है और वह बर्फ की तरह जम गया है। प्रत्येक विद्यार्थी उसके दिए गए विशिष्ट सुझाव के अनुरूप काम करेगा। वह उन सभी परिस्थितियों को नजरअंदाज कर देगा जो उस सम्मोहन के सुझाव के अनुरूप न हों। ये उदाहरण आपके चेतन मन या तार्किक मस्तिष्क और आपके अवचेतन मन के अंतर को रेखांकित करते हैं। आपका अवचेतन मन भाववाचक और चयनहीन है। यह प्रत्येक उस चीज को सच मान लेता है जिसे आपका चेतन मन सच मानता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे विचार और आधार वाक्य चुनें जो आपको सुख पहुंचाएं, आपका उपचार करें और आपकी आत्मा को खुशी से भरें। यथार्थवादी और कल्पनावादी स्पष्टीकरण। चेतन मन को कई बार यथार्थवादी मन कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध बाहरी वस्तुओं से होता है। यथार्थवादी मन बाहरी विश्व के प्रति जागरूक रहता है। इसके अवलोकन के साधन 5 शारीरिक इंद्रियां हैं। यथार्थवादी मन परिवेश से संपर्क का मार्गदर्शक और निर्देशक भी है। सभी 5 इंद्रियों के जरिए ज्ञान प्राप्त करते हैं। यथार्थवादी मन अवलोकन, अनुभव और शिक्षा से सीखता है, क्योंकि यथार्थवादी मन का सबसे बड़ा कार्य तर्क करना है। मान लें आप उन हजारों लाखों पर्यटकों में से एक हैं जो प्रत्येक साल ग्रैंड कैन्यन की सैर करते हैं। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह विश्व के सबसे अद्भुत प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है, क्योंकि आपका अवलोकन यहाँ की अविश्वसनीय गहराई, चट्टानों के जटिल आकार, भिन्न भिन्न स्थानों पर रंगों की अद्भुत चित्रकारी पर आधारित होगा। यही आपके यथार्थवादी मन का काम भी है। अवचेतन मन को अक्सर कल्पनावादी मन भी कहा जाता है। आपका कल्पनावादी मन अपने माहौल के प्रति जागरूक तो होता है, लेकिन शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं। आपका अवचेतन मन आंतरिक ज्ञान से महसूस करता है, क्योंकि इसमें ही भावनाओं और यादों का भंडार है। कल्पनावादी मन अपने उच्चतम कार्य उस समय करता है जब यथार्थवादी इंद्रियां अपना काम नहीं करती हैं, अर्थात जब यथार्थवादी मन शिथिल हो, तब कल्पनावादी बुद्धि सबसे अच्छी तरह काम करती है। कल्पनावादी मन आंखों की इंद्रिय के बिना देखता है। यह एक प्रकार से अतीन्द्रिय क्षमता है जो आपसे जुड़ी घटनाओं को महसूस कर सकती है। कल्पनावादी मन दूर देशों की यात्रा कर सकता है और अक्सर बहुत सटीक तथा सच्ची जानकारी प्राप्त कर सकता है। कल्पनावादी मन के माध्यम से आप दूसरों के विचार जान सकते हैं। बंद चिट्ठियों में क्या लिखा हो सकता है जान सकते हैं। यदि आपने यथार्थवादी और कल्पनावादी मन की आपसी कार्यविधि को समझ लिया, तो आप प्रार्थना की सच्ची कला को सीखने के लिए बेहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। अवचेतन मन चेतन मन की तरह तर्क नहीं कर सकता। आप अपने अवचेतन मन को कुछ भी संदेश दें, उसमें बहस या विरोध करने की क्षमता नहीं होती। आपकी गलत जानकारी को भी वह सच मान लेगा और फिर आपका अवचेतन मन उस जानकारी को सही बनाने का काम करेगा। आपके द्वारा दिए गए गलत सुझावों को भी यह परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं में साकार करना शुरू कर देगा। आपके साथ जो भी होता है वह इसलिए भी होता है क्योंकि आपने विश्वास के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर उसकी छाप छोड़ी है। यदि आपने कुछ गलत संदेश दिया है या अपने अवचेतन मन तक विकृत अवधारणाएं पहुंचाई हैं, तो उन्हें शीघ्र ही सुधारना पड़ेगा। इसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका अपने अवचेतन मन को लगातार सृजनात्मक और सद्भावनापूर्ण विचार प्रसारित करते रहना महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे बार बार दोहराएंगे तो आपका अवचेतन मन इन्हें स्वीकार कर लेगा। यहीं से आप अपने जीवन में नई तथा ज्यादा अच्छी आदतें डाल सकते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन आदत का स्थान है। आपके चेतन मन के आदतन विचार आपके अवचेतन मन में गहरे रूप में अपनी जड़ें बनाए हुए होते हैं। यदि आपने अपने विचारों में सद्भावनापूर्ण, शांत और सृजनात्मक रुख अख्तियार किया है, तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करते हुए सद्भाव, शांति और सृजनात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। यदि आप भय, चिंता और अन्य प्रकार के निराशाजनक विचारों के शिकार हैं, तो आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानकर उसे स्वतंत्रता, खुशी
और संपूर्ण स्वास्थ्य के संदेश देना शुरू कर दें, क्योंकि आपका अवचेतन मन रचनात्मक है और चमत्कारिक स्रोत के साथ एक रूप है। यह उस स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य को उत्पन्न करने लगेगा जो आदेश आपने पूरे विश्वास से दिया है। सुझाव की शक्ति आप समझ गए होंगे कि आपका वेतन मन द्वारपाल की तरह काम करता है। यह गलत सुझावों से आपके अवचेतन मन की रक्षा करता है। यह मस्तिष्क के इस मूलभूत नियम पर आधारित है कि आपका अवचेतन मन सुझाव के प्रति बेहद संवेदनशील है। आपने देखा कि आपका अवचेतन मन तुलना या विरोध नहीं कर सकता है। यह तर्क वितर्क नहीं कर सकता है और स्वयं कुछ भी नहीं सोच सकता है। ये सभी काम चेतन मन के हैं। अवचेतन मन तो बस चेतन मन द्वारा पड़ी पर प्रतिक्रिया करता है। यह भिन्न भिन्न दिशाओं के बारे में नहीं सोचता, यह वही सोचता है जो दिया जाता है। सुझाव की शक्ति को आप इस प्रकार महसूस कर सकते हैं जैसे आप एक जहाज पर हैं जो थोड़ा हिल रहा है। आप अपने सहयात्री से कहें कि आपकी हालत अच्छी नहीं लग रही है, आपका चेहरा बिल्कुल पीला लग रहा है। आपको देखकर लगता है कि आपको समुद्री यात्रा में होने वाली मतली हो सकती है। क्या मैं आपको केबिन तक पहुंचा दूं? आपके सुझाव से यात्री का चेहरा पीला पड़ गया, जो उसके खुद के भय और आशंका से मेल खाता है। वह आपकी मदद लेकर अपने केबिन में जरूर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर आपके नकारात्मक सुझाव को सही मान लेता है और आपका सुझाव सच हो जाता है। एक सुझाव प्रतिक्रिया। अनेक हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि एक ही सुझाव पर भिन्न भिन्न मनुष्य भिन्न भिन्न तरीके से प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि उनके विश्वास या अवचेतन की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। यदि आप अपने सहयात्री की जगह किसी अन्य जहाजी के पास जाकर कहें कि हेलो, आपकी हालत ठीक नहीं दिख रही है, कहीं आपको समुद्री यात्रा के कारण मतली तो नहीं आने वाली है, यह संदेश उसके मिजाज पर निर्भर करता है कि वह आपके लचर मजाक पर हंसे या आपको वहां से दफा कर दे। आपके सुझाव का उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि विश्वास है कि समुद्री यात्रा में उसे कभी मतली नहीं हो सकती। उसे जरा भी भय महसूस नहीं होगा, बल्कि आत्मविश्वास सामने आएगा। सुझाव सिर्फ किसी चीज को किसी के मस्तिष्क में डालने का काम है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे सुझाया गया विचार स्वीकार किया जाता है। हमेशा याद रखें कि कोई भी सुझाव चेतन मन की इच्छा के बिना अवचेतन मन पर कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ सकता। आपके चेतन मन में उस सुझाव को अस्वीकार करने की शक्ति होती है। जहाजी को समुद्री यात्रा के कारण मतली का कोई भय नहीं था। उसे पूरा भरोसा था कि वह सुरक्षित है। इस नकारात्मक सुझाव में उसे डराने की शक्ति नहीं थी, लेकिन आपकी सहयात्री पहले से ही बीमार होने के बारे में चिंतित थी, इसलिए आपके सुझाव के अनुरूप परिस्थितियां बन गईं। प्रत्येक मनुष्य में अंदरूनी भय, मान्यताएं, राय होती हैं। ये अंदरूनी मान्यताएं हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। सुझाव की अपनी स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती है। इसकी शक्ति तब उत्पन्न होती है जब आप इसे मानसिक रूप से स्वीकार करेंगे। अवचेतन शक्तियां सुझाव की प्रकृति के अनुरूप काम करती हैं। मैं अपना हाथ देने को तैयार हूं। कई सालों से मैं कैक्सटन हॉल में लंदन टूथ फोरम में निरंतर रूप से भाषण दे रहा हूं। मैंने इसे कुछ साल पहले स्थापित किया था। इसकी निदेशक डी. ईवलिन फ्लीट ने मुझे एक आदमी के बारे में बताया कि उसकी छोटी बेटी को रयूमेटॉइड आर्थराइटिस और दर्दनाक चर्म रोग सोराइसिस चेतपेम्पे था। बहुत जगह इलाज कराया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। वह आदमी हताश होकर स्वयं से और अपने दोस्तों से यही कहता था कि अपनी बेटी को स्वस्थ देखने के लिए मैं अपना दाहिना हाथ देने को भी तैयार हूँ। डी. फ्लीट के अनुसार एक दिन परिवार सैर सपाटे पर गया। कार की दुर्घटना हो गई और पिता का दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया। अस्पताल से घर लौटने पर उसने पाया कि उसकी बेटी का आर्थराइटिस और चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो चुका था। हमेशा याद रखें कि आप अवचेतन मन को सिर्फ वही सुझाव दें जो सही हो, जो आपको ऊपर उठाए और प्रेरित करे, क्योंकि आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता है। यह तो आपके आदेश का पालन करता है। आत्म सुझाव ने भय को किस तरह भगाया? आत्म सुझाव का अर्थ है खुद को किसी निश्चित और विशिष्ट बात का सुझाव देना। प्रत्येक साधन की तरह यह भी गलत प्रयोग से नुकसान और सही तरीके से प्रयोग करने पर बहुत उपयोगी बन सकता है। जेनेट आर एक प्रतिभावान युवा गायिका थी। उसे ओपेरा प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका के ऑडिशन के लिए जाना था। वह ऑडिशन के लिए उतावली थी, लेकिन आशंकित भी थी। उसने पहले भी 3 बार निर्देशकों के सामने ऑडिशन दिया था, लेकिन वह उनमें असफल रही।
क्योंकि उसे असफल होने का भय सता रहा था। उसकी आवाज बहुत अच्छी थी, लेकिन वह यही सोचती रहती थी कि जब गाने का वक्त आएगा तो मैं बुरा गाऊंगी। शायद मुझे वह भूमिका कभी नहीं मिलेगी। इस बार भी वे मुझे पसंद नहीं करेंगे। वे सोच रहे होंगे कि मैंने फिर से करने की हिम्मत भी कैसे की। मैं ऑडिशन देने तो जरूर जाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं असफल हो जाऊंगी। उसके अवचेतन मन ने इन नकारात्मक आत्म सुझावों को मान लिया। अवचेतन मन इन्हें सच साबित करने में जुट गया और उन्हें परिस्थितियों में बदल दिया। क्योंकि यह अनचाहा आत्म सुझाव था, उसका भय हकीकत में बदल गया और उसके विचार सच हो गए। युवा गायिका नकारात्मक आत्म सुझावों से उबरने में सफल हुई, क्योंकि उसने सकारात्मक आत्म सुझावों से नकारात्मकता का विरोध किया। वह एक शांत कमरे में अकेली जाती और एक कुर्सी पर आराम से बैठकर अपने शरीर को ढीला छोड़कर अपनी आंखें बंद कर लेती थी। उसने अपने मस्तिष्क और शरीर को यथासंभव स्थिर करके शारीरिक निष्क्रियता, मानसिक निष्क्रियता को प्रेरित किया और मस्तिष्क को सजाव के प्रति अधिक ग्रहणशील बना दिया। भय का प्रतिकार करने के लिए वह स्वयं से कहती कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत, संतुलित, आत्मविश्वासी हूँ। प्रत्येक बार वह इस कथन को धीरे धीरे, शांति से और भावना के साथ 5 से 10 बार दोहराती थी। उसने दिन में कई बार यह काम किया और एक बार रात को सोने से ठीक पहले भी। एक सप्ताह में ही वह बहुत आत्मविश्वासी बन गई। निर्णायक समय में उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया और उसे भूमिका मिल गई। अपनी याददाश्त पर गर्व 75 साल की एक महिला को हमेशा से अपनी याददाश्त पर गर्व था। हालांकि बाकी बूढ़ी महिलाओं की तरह वह भी कभी कभार चीजें भूल जाती थीं, लेकिन उसका कभी भी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। जब उसकी उम्र बढ़ने लगी तो उसने भूलने वाले मौकों पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया और उनके बारे में सोचना भी शुरू कर दिया। किसी वस्तु के भूल जाने पर वह स्वयं से कहती कि बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। नकारात्मक आत्म सुझाव के कारण वह अधिक से अधिक नाम तथा घटनाएं भूलने लगी। वह हताश हो गई, लेकिन उसे यह महसूस हो गया कि वह खुद को नुकसान पहुंचा रही है। उसने इस प्रक्रिया को उलटने का संकल्प किया। जब भी वह सोचती कि मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है, तो वह एक कर इस प्रक्रिया को उलट देती थी। वह समय समय पर सकारात्मक आत्म सुझाव का अभ्यास करती थी। वह खुद से कहती थी, आज से मेरी याददाश्त सुधर रही है। वह मुझे प्रत्येक पल, प्रत्येक जगह हमेशा याद रहेगा। मुझे घटनाएं स्पष्टता से याद रहेंगी। मैं जो भी याद करना चाहूंगी मुझे तुरंत याद आ जाएगा। मुझ में तेजी से सुधार हो रहा है। बहुत जल्दी मेरी याददाश्त पहले से भी अच्छी हो जाएगी। इस प्रकार 3 हफ्ते में ही उसकी याददाश्त सामान्य हो गई। स्वभाव पर काबू पाना। एक बार एक व्यक्ति मुझसे परामर्श लेने आया कि उसका वैवाहिक जीवन और कैरियर दोनों ही गंभीर संकट में पड़ गए हैं। ह्यूडी को समस्या बहुत गंभीर थी, क्योंकि वह बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल था। इसके बारे में वह बहुत चिंतित रहने लगा। जब भी कोई दूसरा इस बारे में उससे बात करने की कोशिश करता था तो वह आग बबूला हो उठता था। वह स्वयं से कहता रहता कि प्रत्येक व्यक्ति मुझे सता रहा है और मुझे उन सभी से अपनी रक्षा करनी है। उसके नकारात्मक आत्म सुझाव को दूर करने के लिए मैंने उसे सकारात्मक आत्म सुझाव का प्रयोग करने की सलाह दी। वह सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले स्वयं से कहता कि आज से मैं और अधिक अच्छे स्वभाव का बनने की कोशिश करूंगा। अब मेरी मनोदशा खुशी, सुख और खुशमिजाजी की हो रही है। प्रत्येक दिन मैं अधिक प्रेम करने काबिल और समझदार बन रहा हूँ। मैं अपने आसपास के सभी मनुष्यों के लिए सद्भावना का केंद्र बनूंगा तथा अपने अच्छे व्यवहार से उन्हें खुश कर दूंगा। ये सुखद, खुशनुमा स्वभाव अब मेरा सामान्य व्यवहार बन रहा है। 1 महीने बाद उसकी पत्नी और सहकर्मी ने कहा कि अब उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। बाहरी सुझाव पर कुछ टिप्पणियां। बाहरी सुझाव अर्थात किसी दूसरे मनुष्य के सुझाव। सभी युगों और विश्व के प्रत्येक हिस्से में सुझाव की शक्ति ने मानव जाति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं और परंपराएं बाहरी सुझाव की शक्ति की बदौलत ही फलती फूलती हैं। सुझाव का प्रयोग स्वयं को अनुशासित करने के लिए किया जा सकता है। जिन्हें मस्तिष्क के नियमों की समझ नहीं है, इसका प्रयोग उनको नियंत्रण करने के लिए भी किया जा सकता है। सृजनात्मक रूप में यह बेहतरीन है। नकारात्मक रूप में यह मस्तिष्क की प्रतिक्रिया के सभी प्रतिमानों में सबसे विध्वंसात्मक है। इसके परिणाम दुहक, असफलता,
कष्ट, बीमारी और तबाही हो सकते हैं। क्या आपने इनमें से किसी को स्वीकार किया है? मनुष्य के पैदा होने के बाद से ही उस पर नकारात्मक सुझावों की बारिश होने लगती है, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि उनका विरोध कैसे करें। इसलिए हम अचेतन रूप से उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और अपने अनुभव में बदल लेते हैं। एक प्रकार से हम बाहरी सुझावों को स्वीकार करके उन्हें साकार करने में सहयोग देते हैं, क्योंकि बचपन में हम दूसरों के सुझावों का विरोध नहीं कर सके थे और इस बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। हमारा मस्तिष्क और इसके चेतन तथा अवचेतन हिस्से एक रहस्य थे जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। नकारात्मक सुझाव। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे। तुम कुछ नहीं कर सकते। इतनी ज्यादा कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है। तुम असफल हो जाओगे। तुम कभी नहीं जीत सकते। इससे कोई फायदा नहीं होगा। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तुम क्या जानते हो, महत्वपूर्ण तो यह है कि तुम किसे जानते हो। तुम्हारी सफलता की बिल्कुल संभावना नहीं है। तुम बिल्कुल गलत हो। विश्व रसातल को जा रहा है। तुम्हारी उम्र अब ज्यादा हो चुकी है। स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। क्या फायदा? किसी को कोई फर्क।